हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 165 एमसीक्यू तक कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 166 से लेकर 180 तक करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे हैं जीरो आई चैनल। लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल होगा। और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बनवाल है। मैं ईपीएफ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मैंने 2020 में और यूपीपीसीएस का मैंने 2021 में दिया है दोस्तों। ये मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो उस समय का वो ये फ़ोटो है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 से लेकर 180 तक। अगर आपने 165 क्वेश्चन तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आपको और भी अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए 165 एमसीक्यू हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो एक तरफ इंग्लिश का पीडीएफ है, ठीक है, और एक तरफ हिंदी वाला पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़िए। बोल रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द टास्क ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द। बोल रहा है संविधान के द्वारा भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जिसका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 324 के तहत होता है, ठीक है, उसका वो इलेक्शन करवाता है कौन कौन सा चीज़ का। ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑल इंडिया बॉडी है, अखिल भारतीय संस्था है। तो ये इलेक्शन किसका किसका करवाता है? पार्लियामेंट का करवाता है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा का करवाता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का करवाता है, और राज्य के विधानसभा का इलेक्शन करवाता है। ठीक है, जो लोकल बॉडी होता है दोस्तों, ठीक है, लोकल बॉडी जिसमें म्यूनसिपालिटी और पंचायत आते हैं, उसका इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, जिसका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 243 के तहत होता है। ठीक है, किसके तहत होता है? 243 के तहत होता है। जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन 1992 में, तब जाके राज्य निर्वाचन आयोग बना था आर्टिकल 243 के तहत, जिसका मैंडेट है, जिसका काम है म्यूनसिपालिटी और पंचायत के इलेक्शन को करवाना। क्लियर? तो यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बॉडी के बारे में। तो वो इलेक्शन करवाता है राज्य का विधानमंडल का। ठीक है, मैंने बताया पंचायत है तो म्यूनसिपालिटी का कौन करवाता है? वो करवाता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट करवाता है और वाइस प्रेसिडेंट का करवाता है, तो ये दोनों होगा। इसके अलावा पंचायत, इसके अलावा जो पार्लियामेंट है उसका भी इलेक्शन करवाता है। ठीक है, राज्य का जो विधान परिषद होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका भी इलेक्शन करवाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 134। ठीक है, 166 का आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर बस 67 देखते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंस बिल प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ यूनियन बजट। देखिए आपको पता है कि केंद्रीय बजट जो है के द्वारा ही पैसा जो है निकाला जाता है। ठीक है, और बजट जो होता है एक तरह का मनी बिल होता है। ठीक है, आर्टिकल 110 के तहत। ठीक, तो बोल रहा है केंद्र बजट के संदर्भ में, केंद्र बजट के समय जब हम लोग प्रस्तुत करते हैं वित्त विधेयक, ठीक है, अगर पैसा निकालना है, ठीक है, तो फाइनेंस बिल जो है पेश करना होता है कि इतना इतना पैसा जो है हम कलेक्ट करेंगे टैक्स के रूप में। ठीक, तो उस वित्त विधेयक के संबंध में हम लोग को विचार करना है। तो पहला है कि इट डील्स विद द ग्रांट्स वोटेड बाय द लोक सभा एंड द टैक्सेशन प्रपोजल्स। तो देखिए जब बजट होता है दोस्तों, तो उसमें 2-3 तरह का बिल पेश किया जाता है। एक होता है फाइनेंस बिल, ठीक है, और एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल। समझ में आया? तो फाइनेंस बिल जो होता है, जिसको वित्त विधेयक बोलते हैं, इस बिल के द्वारा जो बजट का पार्ट होता है, इसमें सरकार को पैसा जहाँ जहाँ से आता है वो लिखा होता है फाइनेंस बिल में, वित्त विधेयक में। और जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है, इसमें ये लिखा होता है कि सरकार जो है कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करेगी। बात समझ में आ रहा है? तो अगर जिस चीज़, तो जो भी टैक्स वैक्स होता है, तो टैक्स से पैसा सरकार को आता है, टैक्स से सरकार को पैसा जाता है, मिलता है, तो उसके लिए फाइनेंस बिल सरकार लाती है और बताती है कि इस विधेयक के थ्रू कि हमको कहाँ कहाँ से टैक्स हम बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे। ठीक, और जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है उसमें सरकार ये बताती है कि हम इस चीज़ में पैसा खर्च करने वाले हैं। तो यहाँ लिख रहा है इट डील्स विद द ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा एंड टैक्सेशन। तो देखिए ग्रांट क्या होता है आप समझते हैं? अनुदान, स्वीकृत अनुदान। तो अनुदान के द्वारा क्या करेगा? सरकार पैसा लेगा। तो जो भी सरकार पैसा जब लेता है तो उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन बिल से सरकार दिखाता है। वहीं जहाँ पे टैक्स के थ्रू सरकार को पैसा मिलता है तो उसको फाइनेंस बिल से दिखाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बजट का में 2 बिल मेन होता है, एक होता है फाइनेंस बिल, एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल।
फाइनेंस बिल को विथ विधेयक बोलते हैं और अप्रोप्रिएशन बिल को, ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल बोला जाता है, ठीक है। तो फाइनेंस बिल से सरकार को पैसा मिलता है, प्लस होता है, और अप्रोप्रिएशन बिल से पैसा नेगेटिव होता है। क्लियर। तो यहाँ पे ग्रांट से पैसा क्या सरकार लेगा, इसलिए नेगेटिव होगा, और नेगेटिव के लिए अप्रोप्रिएशन बिल होता है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा था फाइनेंस बिल से, तो फाइनेंस बिल से पैसा सरकार को मिलता है टैक्स के थ्रू या जो भी होता है, मतलब सरकार को जब भी पैसा मिलेगा तो समझ लीजिए वो टैक्सेशन वो फाइनेंस बिल के द्वारा मिलेगा, और सरकार अगर पैसा लेगी तो वो अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा लेगी। इसलिए ये पहला हमारा आंसर गलत है, मतलब कुछ पहला स्टेटमेंट गलत है। बोल रहा है इट इज़ सब्जेक्टेड टू ऑल द कंडीशंस अप्लीकेबल टू द मनी बिल। सही बात है, चूँकि बजट एक मनी बिल का ही पार्ट होता है, तो जो फाइनेंस बिल होगा वो भी एक तरह का मनी बिल होगा। तो मनी बिल में जो कंडीशन है कि इसको जो है राष्ट्रपति के सहमति से ही लाया जाता है, स्पीकर इस पे साइन करता है कि वो मनी बिल है या नहीं है। राज्यसभा को कोई पावर नहीं होता, सिर्फ 14 दिन तक वो बिल को रोक सकता है। तो जितने भी कंडीशन मनी बिल का होगा सभी चीज़ कंडीशंस फाइनेंस बिल पे लगेगा। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती है, ये एकदम सही चीज़ है। फिर बोल रहा है इट मस्ट बी पास बाय द पार्लियामेंट एंड गिव एसेंट टू द प्रेसिडेंट विद इन 75 डेज ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जब हम लोग प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट दोस्तों लेके आए थे, ठीक है, तो उसमें 1931 में तो लिख दिया गया था, ठीक है, कि फाइनेंस बिल को 75 दिन के अंदर जो है जब ये पेश किया जाएगा, ठीक है, तो उसके 75 दिन के अंदर जो है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, राज्यसभा तो इसको 14 दिन में अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन पूरा प्रोसेस होने में 75 दिन से अधिक का टाइम नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ गया। चलिए, तो इसलिए हमारा ये भी सही होगा। पूछा हमसे कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, तो किसमें टिक लगा हुआ है, 2 और 3 में। ठीक है, ये अब यूपीएससी ने क्या किया है, क्वेश्चन तो आपका इसी टाइप का रहता है, लेकिन अब स्टेटमेंट को चेंज किया। स्टेटमेंट में लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ठीक है, ऑल 3 पेयर, ठीक है, या नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए इसमें कितने पेयर सही हैं। 2 पेयर सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 2 पेयर। ओनली 1 पेयर नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो सही नहीं है, 2 स्टेटमेंट सही है। तो अब क्या आता है, एलिमिनेशन काम नहीं आता है मैं आपको एलिमिनेशन सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट यूज करके आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो 167 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 168। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडी इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको पता है भारत में जो है शहरी निकाय का विकास हुआ है, तो विकास के संदर्भ में 4 जो है घटनाएं दिया गया है, तो हमको उसको समय से अकॉर्डिंग करना है कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे पहले बाद क्या आया था। ठीक, तो पहला है लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, तो आपको पता है दोस्तों लॉर्ड मायो का समय जो था वो 1870 के आसपास का था। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला जो म्यूनसिपल बॉडी बनी थी वो बनी थी मद्रास। तो मद्रास में सबसे पहले जो है 1687-88 के आसपास बना था। ठीक, तो पहला तो 3 होगा, तो जैसे ही पहला 3 गया तो आपका आंसर मिल गया 3124। क्या मिल गया, 3124। तो लॉर्ड मायो का क्या है 1870। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वाज अपॉइंटेड, ये थोड़ा लेट से बना था, 1907 से 1909 के बीच में। ठीक है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ये तो और लेट से हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया था जब 1935 एक्ट का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तब जाके लोकल बॉडी जो हम लोग प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में, मतलब प्रांतीय विषय के रूप में हम लोग स्थानीय स्वशासन को घोषित कर दिए थे, जहाँ पे जो प्रांत था, जो प्रोविंसेस था, उस पर जिम्मेदारी होता था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर। अभी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो जिम्मेदारी है, अगर हम लोग देखें संविधान के अनुसार, तो जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उस पर जिम्मेदारी है। क्लियर, तो सबसे पहले हमारा हो गया 3, ठीक है, फिर हो गया 1, ठीक है, फिर हो गया 2, फिर लास्ट में हो गया 4। क्लियर, अगर आपको ये भी पता था कि लास्ट में 4 आता है तो भी आपका जो है ये और ये ऑप्शन चल जाता है। और मद्रास तो आपको पता ही होगा पहला था, तो 3124। क्लियर, ठीक, तो 168 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। समझ में आ गया ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ए हाई कोर्ट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर। मैंने आपको
हाई कोर्ट के बारे में पूरा पॉलिटी जो है अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। 10 घंटे का पूरा पॉलिटी है लगभग, उसमें पूरा लक्ष्मीकांत आपका कंप्लीट है, ठीक है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार पॉलिटी, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये और आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए, बोल रहा है एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो हाई कोर्ट मैंने बताया था जब अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय काम करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इसका जो भी डिसीजन होगा दोस्तों, ठीक है, वो इसके नीचे वाले कोर्ट पे लागू होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसको जो है अपना जो अवमानना के प्रति दंड देने का भी इसके पास पावर है, ठीक है। तो ये दो चीज़ इसका इम्पोर्टेंट है। तो पहला बोल रहा है जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स आर रिकॉग्नाइज ए लीगल प्रेसिडेंट एंड लीगल रेफरेंसेस, सही बात है। अगर कोई हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, मतलब क्या हुआ कि इसका जो भी डिसीजन होगा वो एक रिकॉर्ड के रूप में रहेगा और उसका फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं। प्लस जिस तरह रिकॉर्ड में हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको दोबारा से, उसी तरह इसके भी रिकॉर्ड को हम लोग हाई कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, क्लियर ना। तो बोल रहा है कि जजेज ऑफ हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज ए लीगल प्रेसिडेंट जजमेंट, तो बोल रहा है उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उसको विधिक दृष्टांतों और विधिक संदर्भों के रूप में मान्यता दी जाती है, तो सही बात है। फिर बोल रहा है ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू, फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट हाई कोर्ट जजमेंट, तो नहीं बात है, नहीं, गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करना है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट खुद कर सकता है। जैसे आप देखे भी होंगे बहुत सारा केस में हाई कोर्ट जो भी ऑर्डर देता है उसको सुप्रीम कोर्ट पलट देता है, ठीक। और खुद ही हाई कोर्ट भी अपने डिसीजन को पलट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं होता है, हाई कोर्ट को खुद का भी पावर है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। उसके बाद बोलता है इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सही बात है। इसे न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है, ये सही बात है। तो यही हाई कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है अभिलेख न्यायालय के रूप में जब हाई कोर्ट काम करता है, इसका मतलब उसका डिसीजन जो होता है वो फ्यूचर में यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, विधिक संदर्भ के रूप में। कि संदर्भ के रूप में मतलब हाई कोर्ट ने पहले अगर कुछ बोला है तो उसी को संदर्भ लेके जो है वो फ्यूचर में जो है डिसीजन दे सकता है, और अपना अवमानना अगर होता है तो उसको दंड भी दे सकता है, ठीक, क्लियर। तो हमारा जो है ये सही होगा 1 और 3, ठीक है। 2 गलत है मेरा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा, सही उत्तर क्या है 1 और 3। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है दोस्तों, न्यायालय की जो अवमानना है, ये संविधान में इसका जो है वो लिखा हुआ कहीं नहीं है, इसको डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत। तो न्यायालय का जो अवमानना कानून 1971 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया गया है, किसको हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की अवमानना बोलते हैं। संविधान में इसका जो है इसको डिफाइन जो है नहीं किया गया है, समझ में आ गया। चलिए, तो 169 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। बोल रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया पूरा, मतलब पूरा पॉलिटी पढ़ाया है, एक बार आप देखें उसको अच्छे से, ठीक है। मैं इसका कमेंट सेक्शन में उसका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति के पद के बारे में है, बोला ड्यूरिंग हिज टर्म क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। उसके कार्यकाल के दौरान केवल उसके व्यक्तिगत कृत्यों के संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जब भी ऑफिस में रहता है, जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे कोई भी व्यक्ति रहता है, तो जब तक वो पद पे रहेगा उस पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जब अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब न्यायालय आपराधिक कार्यवाही उस पर करना है तो उसको आगे हटाना पड़ेगा राष्ट्रपति के पद से, फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है, देखिए 2 चीज़ होता है, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। एक होता है सिविल कार्यवाही और एक होता है क्रिमिनल कार्यवाही। सिविल कार्यवाही का मतलब ऐसा कार्यवाही जिसमें उस व्यक्ति का पर्सनल चीज़ होता है, जिसमें सरकार नहीं आता है, ठीक है। क्रिमिनल चीज़ उसको बोलते हैं जो पूरा समाज को इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे चोरी अगर हुआ है तो चोरी चूँकि हो रहा है तो वो उसका इम्पैक्ट जो है सरकार पे पड़ेगा, ठीक, मतलब पूरे समाज पे पड़ेगा। लेकिन अगर टैक्स का चोरी हो रहा है तो अगर कोई व्यक्ति टैक्स चोरी कर रहा है तो उसका समाज पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पे सरकार किसी चीज़ का इम्पैक्ट समाज पे पड़े, चाहे वो चोरी हो, मर्डर हो जाए या रेप हो जाए, जिससे समाज पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको हम लोग क्रिमिनल चीज़ कहते हैं। और जब भी कोई क्रिमिनल चीज़ होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है, तो उसमें एक पार्टी जो है सरकार बनता है। मतलब कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और इसने किसी का
चोरी किया है तो इस पे जो केस चलाएगा वो हम और आप नहीं चलाएंगे, इस पे केस कौन चलाएगा? अब सरकार आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कोई और काम किया है, ठीक है, ठीक है, जो क्रिमिनल चीज़ नहीं है, तो उस पर दूसरा पक्ष जो होगा वो दूसरा व्यक्ति होगा, सरकार नहीं आएगी। क्लियर? तो जब भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है तो राष्ट्रपति के अगर पद पे रहेगा तो उस पर नहीं किया जा सकता है। अगर आपको करना है तो उसको राष्ट्रपति के पद से हटाना पड़ेगा, तब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये गलत है। बोल रहा है नो सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म। देखिए, सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं अगर वो टैक्स चोरी कोई राष्ट्रपति करता है या किसी सिविलियन चीज़ पे कुछ होता है तो उस पे हम लोग प्रोसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई कर सकते, लेकिन उसको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसने क्या किया है, इसको इधर और इसको इधर मर्ज कर दिया है, ठीक है। सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं 2 महीना के नोटिस के बाद, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं जब तक वो पद पे है तब। इसलिए हमारा ये भी गलत है, ठीक। तो कौन सा सही है दोस्तों, बताइए तो? डी। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी है। क्लियर? चलिए, तो 170 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 171। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट। ठीक है, सिंपल सा बात है। पहले वो तो बोला जाता था कि ईवीएम में हम अगर वोट डालते हैं, बटन दबाते हैं ए का, तो बी को वोट जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ठीक है भैया, अगर आपको डिस्प्यूट है तो हम क्या करेंगे, ईवीएम के ऊपर एक पेपर का लगा देते हैं कि अगर आप वोट जिसको डालेंगे तो एक पर्ची आएगा, पर्ची में दिखेगा कि आपने इसको वोट डाला है, आपको दिख जाएगा, और ये पर्ची फिर अंदर चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब आप वेरीफाई कर लो कि आपने जिसको वोट दिया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, वो पेपर को आप घर नहीं ले जा पाओगे, बस आपको दिखेगा वो पेपर कि आपने इसको वोट डाला है, तो आप वेरीफाई कर लो कि मैंने जिस पे दबाया था वही है कि नहीं। ठीक, तो उसके बारे में हमारा प्रश्न है। बोल रहा है पहला, इट अलाउज ए वोटर टू चैलेंज हिज और हर वोट ऑन द बेसिस ऑफ पेपर रिसिप्ट। तो सही बात है, कागज़ की पर्ची के आधार पे आप अपने मत को प्रमाणित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये एकदम सही बात है। व्हेन ए वोट इज कास्ट द वोटर रिसिप्ट हुज सेफ कीपिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वोटर। बोल रहा मतदान के समय मतदाता को एक पर्ची प्राप्त होती है जिसको सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व मतदाता का होता है। मैंने बताया पेपर आपको मिलता नहीं है, बल्कि पेपर आपको बस दिखेगा, फिर वो दोबारा मशीन के अंदर में चला जाता है, एक डब्बे में चला जाता है, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड इन द लोकसभा इलेक्शन इन 2019। तो देखिए पहली बार जो यूज हुआ था ये, ठीक है, ये यूज हुआ था दोस्तों 2013 में, जब नागालैंड में इलेक्शन हुआ था, पहली बार इसको हम लोग वीवीपैट को यूज किए थे, ना कि 2019 के चुनाव में। तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, तो किस में टिक लगा हुआ है, सिर्फ एक में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए, केवल एक। क्लियर, तो 171 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 172। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन बॉडीज आर क्रिएटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। ठीक है, तो किसको हम लोग जो है राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल कौन सा स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय बनाती है। आपको पता है कि जब हम लोगों ने 74th अमेंडमेंट एक्ट किया दोस्तों, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने अर्बन लोकल बॉडी बनाया जिसमें अलग अलग तरह का संस्था होता है, जैसे म्यूनसिपाल्टी होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, छावनी परिषद, पोर्ट ट्रस्ट होता है, टाउन एरिया कमेटी, तो बहुत सारा। तो कुछ लोगों को पार्लियामेंट के द्वारा कुछ चीज़ बनता है, कुछ को राज्य सरकार बनाती है, कुछ जो केंद्र सरकार बनाती है। तो उसके बारे में हमारा प्रश्न है। ठीक, तो बोल रहा है राज्य सरकार किसको बनाती है। पहला है कैंटोनमेंट बोर्ड। तो ये बताइए छावनी परिषद जो होता है इसमें क्या रहता है कि अगर मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पे आर्मी का छावनी है, तो इस एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए एक छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया जाता है। तो चूँकि अब कैंटोनमेंट बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंदर में आती है, इसीलिए उसको राज्य सरकार के द्वारा एडमिनिस्टर नहीं किया जाएगा। ठीक, तो पहला हो गया गलत। ठीक है, उसके बाद बोला टाउन एरिया कमेटी। तो ये सही बात है, टाउन एरिया कमेटी को राज्य सरकार करती है। पोर्ट ट्रस्ट, तो पोर्ट ट्रस्ट जो होता है दोस्तों, जो पोर्ट भी किसके अंदर में आता है, भारत सरकार के अंदर में आता है। तो इसको भी इस्टेब्लिश करने के लिए जो है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, तो उसमें पार्लियामेंट के द्वारा एक संस्था बनाया जाता है पोर्ट ट्रस्ट, उसके द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये होगा। स्पेशल पर्पस जो एजेंसी है ये भी राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है वैसे राज्यों के लिए। ठीक है,
वैसे छोटे छोटे क्षेत्र के लिए, ठीक है, जिसका कुछ स्पेसिफिक जो है फंक्शन होता है, तो उसको बोल स्पेशल पर्पस होता है, इसलिए ठीक है स्पेशल पर्पस एजेंसी राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये भी होगा, तो समझ में आया। तो पतन न्यास जो होगा वो नहीं होगा और छावनी परिषद ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो होगा 2 और 4 जो राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, तो 172 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक डिसीजन रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन ए पार्टिकुलर स्टेट। किसी राज्य विशेष में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है। ठीक है, मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि मान लो हमें डिसाइड करना है कि SC ST का रिजर्वेशन ये इस स्टेट में कौन से एरिया में होगा। ठीक है, तो उसको कौन डिसाइड करता है। ठीक है, देखिए इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो रिजर्वेशन को डिसाइड करना नहीं है, ना कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को है। ठीक है, इसके लिए अलग से एक संस्था बनती है, वो बनती है परिसीमन आयोग। वो बोलती है कि कोई भी एरिया होगा, ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज क्या होगा। ठीक है, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है निर्वाचन क्षेत्र जो है हम लोग आरक्षित करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून के द्वारा बनाया जाता है, जिसका अपॉइंटमेंट जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ठीक है, और उसमें जो चुनाव आयोग होता है इलेक्शन कमीशन उसके सलाह पे करता है, जो इलेक्शन कमीशन के सहयोग के से काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 173 का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 174। बोल रहा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स अ मैंडेटरी रिजर्वेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है 73वां संविधान संशोधन से हम लोगों ने पंचायत बॉडी बनाया था, जिसमें हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया था। तो बोल रिजर्वेशन 2 टाइप का होता है, एक अनिवार्य आरक्षण जो बोला गया था कि आपको आरक्षण देना ही पड़ेगा, और कुछ को ऐच्छिक ऑप्शनल चीज़ रखे थे। ठीक है, ये राज्य सरकार पे डिपेंड करता था कि राज्य सरकार अगर चाहेगा तो आरक्षण दे सकता है। तो इसमें हम लोग जो मैंडेटरी रिजर्वेशन किए थे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीमेन का किए थे। ठीक है, ये तीनों को हम लोग बोले थे कि जो महिला का सीट होगा, ठीक है, वो 33% हम लोग आरक्षित करते हैं। ठीक है, 33%, और SC ST का कितना सीट होगा वो डिपेंड करेगा कि उस एरिया में उनका पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, तो इन तीनों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीमेन, इनको तो बोल दिया गया था, ठीक है, इनको हम रिजर्वेशन देते हैं। लेकिन अदर बैकवर्ड जो OBC हैं इनको रिजर्वेशन देगा या नहीं देगा वो छोड़ दिया गया था राज्य सरकार पे। तो OBC का जो रिजर्वेशन है इनको देने के लिए मैंडेटरी रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, ये छोड़ दिया गया था किस पे, राज्य सरकार पे, कि राज्य सरकार चाहे राज्य की विधानसभा चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है OBC को, लेकिन SC ST और महिला को रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। ठीक, इसलिए 174 का करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा होगा 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द जोनल काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में हम लोग को विचार करना है। ठीक है, तो आपको पता है जोनल काउंसिल जो है दोस्तों एक जो है वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानून से बना था। ठीक है, इसको बना जब हम लोग राज्यों का पुनर्गठन किए थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किए थे, तो क्या हुआ था कि बहुत सारा राज्य हम लोग एक राज्य को तोड़ के बनाए थे। ठीक है, तो पूरा जो इंडिया है उसको हम लोग 5 जोन में डिवाइड किए हैं, 5 क्षेत्र परिषद में उसको हम लोग डिवाइड किए हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्थ, उत्तर, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल। ये 5 जोन है जिसमें पूरा भारत के राज्यों को जगह दिया गया है। और ये जोनल काउंसिल जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत हम लोग बनाए थे। ठीक है, जोनल काउंसिल को जो हेड करता है वो करता है होम मिनिस्टर। कौन करता है? होम मिनिस्टर। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, सॉरी इसका जो होम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, और इसका जो वाइस चेयरमैन होता है, उप सभापति जो होता है, ठीक है, वो कौन होता है? इसका मुख्यमंत्री। क्लियर? ठीक है, तो दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी, तो मैंने बताया ये जो है, तो ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनी थी, तो ये एकदम सही है। फिर बोला चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट कमिंग अंडर जोन एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बाय रोटेशन। तो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो चेयरमैन नहीं होता है, ये होता है वाइस चेयरमैन। जो चेयरमैन होता है वो होता है होम मिनिस्टर। ठीक है, इसलिए हमारा ये गलत है। तो कौन सा सही है?
तो केवल एक, ठीक है। तो 175 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 176 से बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ प्यूसाइन जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो उच्चतम न्यायालय में जो अवर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है, तो जो भी जज की संख्या को बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, वो उसका पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास, ठीक है, संसद के पास। और उस पावर को बढ़ाने का ही पावर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का पावर को बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता है पार्लियामेंट। और जज की संख्या बढ़ाना है, घटा नहीं सकता है, वो कौन करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है। तो 176 का आंसर हो जाएगा सी। वहीं अगर पूछेगा तो हाई कोर्ट की अगर जज की संख्या बढ़ाना है, घटाना है, तो वो कौन करता है, वो करता है आपका भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज अगर बढ़ाना है तो वो कौन करेगा, संसद, पार्लियामेंट, क्लियर। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है बताइए, तो 31 + 3 34 जज है ना। हाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, और उनके फादर कौन थे, ठीक है, ये बताइए। तो हो गया 176 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 177 है, बोला विथ रेफरेंस टू द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स गिवन अंडर आर्टिकल 275 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आर्टिकल 275 के तहत जो है हम लोग को स्टैट्यूटरी ग्रांट दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार को शक्ति तो है, केंद्र के जो भी टैक्स होता है उसका कुछ पैसा जो है राज्य सरकार को देती है। और कितना देगी तो वो डिसाइड होता है जो फिनांस कमीशन, जो वित्त आयोग होता है, उसके सलाह पे। इसके अलावा आर्टिकल 275 के तहत अनुदान भी दिया जाता है, सांविधिक अनुदान भी दिया जाता है। सांविधिक मतलब संविधान के द्वारा लिखा गया है, चूँकि आर्टिकल 275 संविधान का पार्ट है, संविधान के द्वारा लिखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो पार्लियामेंट जो है बोल सकता है सेंटर को पैसा देने के लिए, अगर, ठीक है, सब स्टेट को नहीं, जिस स्टेट को ज़रूरत पड़ेगा उस स्टेट को, ठीक है। और ये कितना पैसा देगा, क्या देगा, वो वित्त आयोग जो है उसके सलाह पे दिया जाता है, ठीक। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट, सांविधिक अनुदान, आर्टिकल 275 के तहत। तो बोला दे आर गिवन बाय द पार्लियामेंट टू द स्टेट्स विच आर इन नीड ऑफ फिनेंशियल असिस्टेंस एंड नॉट टू एवरी स्टेट। कहने का मतलब, मान लीजिए सबको देगा क्या, नहीं। मान लीजिए केंद्र सरकार ने फिनांस कमीशन के सलाह पे टैक्स का कुछ पैसा बिहार को दे दिया, लेकिन देखा गया यार सब राज्य को तो ठीक है, लेकिन बिहार को पैसा कम गया है, तो फिनांस कमीशन बोल सकता है कि आप जो इतना पैसा बिहार को दिए हैं, ठीक है, ये इसके लिए उतना मतलब और इनको चाहिए बिहार को, तब आप उनको ग्रांट दीजिए। तो आर्टिकल 275 के तहत जो है ग्रांट भी हम दे सकते हैं, ठीक है। और ये पार्लियामेंट जो है बोलता है कि आप जो है ग्रांट दीजिए, और सब राज्यों को नहीं, जिसको ज़रूरत होगा उसको। तो इसलिए हमारा पहला सही है, और ये फिनांस कमीशन के सलाह पे दिया जाता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा करेक्ट है, तो दोनों में टिक मारा हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं, बोला इफ़ ए पर्सन फेल्स टू इनिशिएट हिज चॉइस ऑफ द हाउस विद इन 10 days ऑफ बीइंग इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन, ठीक है। देखिए, तो कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुने जाने के 10 दिनों के भीतर यह सूचना देने में विफल हो जाता है कि वह किस सदन में सदस्य बना रहता है, तो क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये लोकसभा के भी इलेक्शन हुआ, राज्यसभा के इलेक्शन हुआ, दोनों में चुना गया, दोनों कित से खड़ा हुआ था और दोनों में चुन गया। तो वो संविधान में लिखा गया है कि 10 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि वो लोकसभा का या राज्यसभा दोनों में से किसका सदस्य बनना चाहता है, सांसद रहना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, तो उसका जो राज्यसभा का सीट होगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो लोकसभा का सीट रहेगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर 10 दिन अगर अपॉइंट हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इलेक्शन हो गया है उसका संसद के रूप में तो उसको 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि आप वो लोकसभा का सांसद रहना चाहता है या राज्यसभा का MP रहना चाहता है। अगर ऐसा नहीं बताता है 10 दिन के अंदर, तो उसका राज्यसभा का सीट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो सिर्फ लोकसभा का ही सांसद बन के रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए होगा हिज सीट्स इन द राज्यसभा विल बिकम वैकेंट। तो राज्यसभा में उसकी सीट क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी, और वो किसका बन जाएगा सांसद, लोकसभा का, ठीक। तो 178 का आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जज के बारे में हमारा प्रश्न है, ठीक है। बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड ए मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज फॉर बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सही बात है, संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज अगर बनना है तो आपको कितना उम्र होना चाहिए, इसीलिए हमारा पहला सही है। फिर बोल रहा है ए जज होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर इन एज ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए उच्चतम न्यायालय में अगर आपको वकालत करना है तो आपका मैक्सिमम उम्र जो होगा वो 65 साल होगा। 65 साल के बाद आप नहीं कर सकते। वही हाई कोर्ट में अगर आपको वकालत करना है जज के रूप में, ठीक है, रहना है तो आप जो है 62 साल तक रह सकते हैं हाई कोर्ट का जज। लेकिन यहाँ पे बोला है कि दोनों का 65 साल, दोनों का 65 नहीं है, उच्चतम न्यायालय का है 65 और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसका है 62, इसलिए हमारा ये गलत है दूसरा। नेक्स्ट बोल रहा है ए सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिजाइन from his office by writing to the president while high court judge resigns by writing to the governor। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो जिसको अपॉइंटमेंट करता है वही उसको रेजिग्नेशन देता है। जैसे मेरा अपॉइंटमेंट एक IAS ऑफिसर है, ठीक है, इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये जब रिजाइन करेगा तो राष्ट्रपति को लिखेगा, ठीक है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज, इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। तो ये रेजिग्नेशन अगर इसको रिजाइन करना है, त्यागपत्र देना है, तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज देता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। तो उसी तरह हाई कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसको भी अगर छोड़ना है पद को हाई कोर्ट का, तो वो भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ना कि गवर्नर का। इसीलिए ये भी हमारा गलत है। क्लियर? तो कौन सा सही है दोस्तों बताइए? तो सिर्फ एक सही है, ऑप्शन 1। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको लॉजिक भी बता रहा हूँ। बस आप मेरे साथ जो है साल भर प्रैक्टिस करें दोस्तों, आपका बहुत अच्छा से स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और करंट पे अगर भी हम लोग जल्दी करेंगे तो करंट का भी कोई आपको टेंशन नहीं है। बस आपको मेरे साथ मेंटेन करना है कंटिन्यूटी, और साथ साथ अपना जो भी स्टैटिक बुक्स है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है, मृणाल सर का इकोनॉमी का PDF मैंने पढ़ाया भी है, आप उसको देखिए और खुद से भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है द स्पीकर प्रोटीम ऑफ द लोकसभा के प्रोटीम स्पीकर को, ठीक है, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा। आपको पता है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखिए एक लोकसभा मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्या हुआ है कि भंग, मतलब अब नया इलेक्शन होने वाला है, नया इलेक्शन चुन के सारे लोग आ चुके हैं और ये MP है, ठीक है। तो ये MP तब तक कोई काम नहीं कर पाएंगे जब तक शपथ नहीं लेंगे। तो इसको शपथ कौन दिलाएगा? ये यहाँ क्वेश्चन है। तो देखिए जो इनमें से, ठीक है, सबसे बूढ़ा होगा ना, सबसे बूढ़ा होगा, बूढ़ा मतलब उम्र में नहीं, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार चुन के आया होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसे सीनियर मेंबर, सीनियर MP।